हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम 2016 में आयोजित हुए यूपी वीडियो एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसमें से हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सूरदास के गुरु कौन थे? ऑप्शंस दिए गए हैं रामानंद, रामदास, वल्लभाचार्य या फिर विट्ठलनाथ। तो इसका सही ऑप्शन है वल्लभाचार्य। सूरदास के जो गुरु थे वह वल्लभाचार्य थे। अगला प्रश्न है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं गति, यति, तुक, गढ़। तो छंद पढ़ते समय जो विराम आता है उसको हम यति कहते हैं, तो इसका ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं योजक चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, उद्धृढ़ चिन्ह या फिर पूर्ण विराम चिन्ह। तो जहाँ पर वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले वहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरस क्या है? ऑप्शंस हैं एक काव्य दोष, एक संचारी भाव, एक काव्य गुण, ऑप्शन डी है एक अलंकार। तो इसका सही उत्तर है एक संचारी भाव। अमरस जो होता है वह एक संचारी भाव होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कबीरदास की भाषा कौन सी थी? ऑप्शंस दिए गए हैं ब्रज भाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी या फिर सदुक्कड़ी। तो जो कबीरदास की जो भाषा थी वह सदुक्कड़ी भाषा थी। उनकी भाषाओं में कई अन्य भाषाओं के शब्दों का मेल मिलता है, इसलिए उनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, द्रौपदी का चीर, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? नारी का अपमान करना, शर्मनाक कार्य, कभी समाप्त ना होना, ऑप्शन डी है सुंदर स्त्री। तो इसका सही आंसर है कभी समाप्त ना होना। द्रौपदी का चीर होने का मतलब होता है कभी समाप्त ना होना। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कूप मंडूक होना, इसका अर्थ क्या है? ऑप्शंस हैं कुएं में गिरना, मूर्ख होना, मात देना या फिर सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। तो कूप मंडूक होने का मतलब होता है सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। बीच में आने वाले जो भाग हैं य, र, ल, व, उन्हें क्रम से लगाना है। तो देखिए यहाँ पर पहला जो क्रम है और जो अंतिम क्रम है वह फिक्स है। बीच में य, र, ल, व को इनको क्रम से रखना है। तो इसको हम पढ़ेंगे और फिर क्रम से लगाएंगे। सामाजिक जीवन में क्रोध की ज़रूरत बराबर पड़ती है। मनुष्य दूसरों द्वारा पहुँचाए जाने वाले बहुत से, यदि क्रोध न हो तो कष्टों की चिर निवृत्ति का फिर फिक्स वाक्य दिया हुआ है, उपाय ही ना कर सके। तो यहाँ पर हम सही करेंगे तो देखेंगे सामाजिक जीवन में क्रोध की ज़रूरत पड़ती है, ये सबसे पहले आएगा। फिर यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुँचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। तो यहाँ पर हम इसको अरेंज करेंगे। सबसे पहले होगा य, फिर ल। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन ए सही है, य, ल, र, व। इसका ऑप्शन ए सही होगा जिसमें वाक्यों को क्रम से लगाना था। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है? ऑप्शंस हैं आग्नेय, ईशान, वायव्य या नैऋत्य। तो हमसे पूछा है कि उत्तर और पूरब के बीच की जो दिशा होती है इस दिशा को क्या कहते हैं? तो इस दिशा को फ्रेंड्स ईशान कोण कहते हैं। ईशान दिशा होती है ये। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। वलय शब्द का क्या अर्थ होता है? इसका ऑप्शन दिया गया है वृक्ष की छाल, गोलाकार घेरा, मृग छाल या आवरण। तो वलय का अर्थ होता है गोलाकार घेरा। इस तरह से वलय बने होते हैं, उन्हें गोलाकार घेरा कहते हैं वलय। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण हमें चयन करना है। पाप पुण्य,
यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। आजीवन, अव्ययी भाव समास में जो पहला पद जो होता है वो प्रधान होता है। यहाँ पर आजीवन, इसमें अव्यय लगा हुआ है, तो ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अन्य दोनों ऑप्शन गलत हैं, ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, ठीक समय पर आ जाना, इसमें कौन सा कारक है? कारक हमें बताना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शंस दिए गए हैं, कर्म कारक, करण, संप्रदान या अधिकरण। तो यहाँ पर जो विभक्ति चिन्ह प्रयोग हुआ है पर, तो अधिकरण का ये चिन्ह अधिकरण कारक का है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर, मंदिरा, इस शब्द का उपयुक्त अर्थ बताना है। तो मंदिर का अर्थ होता है पूजा घर और मंदिरा का क्या अर्थ होता है? अश्वशाला। यहाँ ऑप्शन में दिया गया पूजा घर पुजारी, घर सवारी, गुफा बड़ी गुफा, देवालय या देवालय और अश्वशाला। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है, देवालय, अश्वशाला, मंदिर, मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य हम जानते हैं कि मिश्र वाक्य में एक जो होता है वो आश्रित उपवाक्य होता है और एक स्वतंत्र उपवाक्य होता है। तो यहाँ पर मेरे आते ही वर्षा होने लगी, यह मिश्र वाक्य नहीं है। उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, यह भी मिश्र वाक्य नहीं, सरल वाक्य है। वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, यह संयुक्त वाक्य है। यहाँ पर और का प्रयोग किया गया है और दोनों आश्रित उपवाक्य नहीं है। ऑप्शन डी है, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। तो यह ऑप्शन डी मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, इसमें हमें काव्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। इस काव्यांश को हम पढ़ेंगे और इससे संबंधित प्रश्न दिए गए हैं 15, 16, 17, ये 3 प्रश्न और 18, ये 4 प्रश्न जो हैं ये काव्यांश से दिए गए हैं। तो एक बार हम काव्यांश को पढ़ लेते हैं। आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिल आई है, गहनता की फसल लहलहाई है, शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। इससे प्रश्न पूछा गया है, कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है। तो कवि के मन में जो इच्छा उत्पन्न हुई है कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की, मन से बातें करने की, खुशियाँ मनाने की या अपनी पहचान बनाने की। तो इसमें कवि के मन में इच्छा आई है कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की। अगला प्रश्न दिया गया है इसी से, सूखे पत्ते किसके प्रतीक हैं? सूखे पत्ते यहाँ पर प्रयोग हुआ है, आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है। सूखे पत्ते प्रतीक हैं पतझड़ के, अकाल के, मन के सूनेपन के, शुष्कता के। तो यहाँ पर प्रतीक के रूप में हमें जो प्रयोग किया गया इन शब्दों का, ये है मन के सूनेपन के रूप में इसके प्रतीक हैं। अगला प्रश्न है, किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है? ऑप्शंस हैं, भाव रूपी कलियों पर, विचारों की कलियों पर, छोटी नई कलियों पर, शुष्क कलियों पर। तो यहाँ हम देखेंगे इसमें दिया गया है विचार रूपी कलियों पर बहार खिल आई है। तो विचार रूपी कलियों पर, इसका ऑप्शन क्या सही होगा? विचार रूपी कलियों पर, इसका ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न है, गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? गहनता की फसल से कवि का क्या आशय? विचारों में परिपक्वता, अपना अस्तित्व, लहलहाती फसलें या विचारों की गंभीरता। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, विचारों की परिपक्वता। गहनता की फसल का आशय है विचारों में जो परिपक्वता आई है कवि में, वही गहनता की फसल कहा गया है उसी को। अगला प्रश्न है, इसमें रिक्त स्थान के लिए हमें सही विकल्प चुनना है, शब्दों का प्रयोग करना है। रामू की यहाँ पर हमें भरना है, फिर केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव, तो यहाँ हमें भरना है अपेक्षा और उपेक्षा शब्द। तो इसको हमें लगाना है सही से। तो रामू की क्या हुई? उपेक्षा हुई। रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। तो यहाँ पर हमने देखा कि सबसे पहले कौन सा शब्द प्रयोग हुआ? उपेक्षा। तो ऑप्शन सी में हम देखेंगे सबसे पहले उपेक्षा शब्द प्रयोग किया गया, फिर उसके बाद अपेक्षा शब्द। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन करना है।
पानी बीच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हासी। यहाँ पर कहा गया है कि पानी के बीच में जो मछली है वो प्यासी है, तो ये सुन करके हमें हंसी आ रहा है। यहाँ पर कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है विभावना, अतिशयोक्ति, विशेषोक्ति या उपमा अलंकार। तो यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है कि जहाँ पर यहाँ पर पानी तो उपस्थित है लेकिन फिर भी वहाँ पर जो है मीन प्यासी है। यहाँ पर कारण के रहते हुए भी कार्य नहीं हो रहा है, कारण है, पानी भी है लेकिन वह प्यासी है मीन, इसलिए यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार कहा जाएगा कि यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार उपस्थित है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? हमें व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का जो समूह है उसको चुनना है, किसमें है? ऑप्शन ए है राम, रामचरितमानस, गंगा। बी है कृष्ण, कामायनी, मिठास। मिठास भाववाचक संज्ञा है। लखनऊ, आम, बुढ़ापा, यह भी भाववाचक संज्ञा है। ममता, वकील, पुस्तक। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, राम, रामचरितमानस, गंगा, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? हमें गंगा का पर्यायवाची जो शब्द नहीं वह बताना है। मंदाकिनी, यह गंगा का पर्यायवाची है। भागीरथी, यह भी पर्यायवाची है। कालिंदी, कालिंदी जो है यह यमुना का पर्यायवाची है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सुरसरिता भी गंगा का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। अवन्नति गलत है, श्रृंगार यह सही शब्द है, मुश्किल भी गलत शब्द है, और मातृभूमि भी, मातृभूमि होता है यहाँ पर, तो इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, समूहार्थक शब्द का समूहार्थक शब्द जो है इन ऑप्शंस में से उसको चिन्हित करना है। ऑप्शन है पुरुष, स्त्री, मनुष्य, भीड़। तो जो समूह को प्रदर्शित कर रहा है वह शब्द कौन सा है? भीड़। अगला प्रश्न है, आंशिक शब्द में क्या प्रत्यय लगा हुआ है? तो आंशिक शब्द में अ लगा है कि क लगा है, इक लगा है या सिक लगा है? तो आंशिक में इक प्रत्यय लगा हुआ है, इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, हमें वाक्य में त्रुटिपूर्ण खंड को पहचानना है कि कौन सा त्रुटिपूर्ण खंड है। तो पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है, ये 3 ऑप्शंस हैं, कोई त्रुटि नहीं। तो यहाँ पर हम देखेंगे पुलिस द्वारा चोरी, यह जो खंड है इसमें त्रुटि है, तो यहाँ पर क्या सही होगा? पुलिस की कार्यवाही द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर टिक होगा। अगला प्रश्न है, वधूर्मि का संधि विच्छेद करना है हमें कि वधूर्मि का सही संधि विच्छेद क्या होता है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, वधू धन उर्मि, वधू धन ऊर्मि, वधू धन उर्मि, वधू धन ऊर्मि। तो जो वधूर्मि होता है यहाँ पर कौन सा संधि पाया जाता है? दीर्घ संधि पाया जाता है, इसका ऑप्शन बी सही होगा। वधू जिसमें ऊ की मात्रा है और ऊर्मि, यह सही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भिन्नार्थक शब्द का चयन करना है। पावक, अनिल, अनल, कृषाणु। तो पावक मतलब भी अग्नि होता है, अनल मतलब भी अग्नि होता है, कृषाणु मतलब भी अग्नि होता है, लेकिन अनिल मतलब होता है वायु। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्ष का विलोम बताइए। हर्ष का विलोम खुशी, विषाद, उल्लास या आनंद। तो हर्ष का विलोम होता है विषाद। अगला प्रश्न है, गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रलय, धवल, पंकिल या पामर। तो जो पंकिल शब्द है ये सभी इसके पर्यायवाची हैं, गंदला, मैला, मलिन के पर्यायवाची हैं। तो फ्रेंड्स, इस एग्ज़ाम में इतने ही प्रश्न पूछे गए थे और आज इन सभी प्रश्नों को हमने हल किया। थैंक यू।